वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग रेस्टोरेंट प्रोपोर्शन का लेक्चर 2 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मैंने 2 क्वेश्चन रखा हुआ है। इन 2 क्वेश्चंस के ज़रिए मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या बोलता है, A:B:C=3:5:4 दे रखा है और C:D=7:2 दे रखा है और आपसे पूछता है बताओ A:B:C:D क्या होगा। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। यहाँ देखिए C क्या है हमारा, C यहाँ पे है 4 यूनिट। कितना है? 4 यूनिट। बट C यहाँ पे क्या बोल रहे हो आप बोल रहे हो 7 यूनिट। बात जमी नहीं है ना। यहाँ पे आप कह रहे हो C 4 यूनिट, यहाँ पे कह रहे हो C 7 यूनिट। जब कभी ऐसा सिचुएशन आए है ना, तो हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा। अच्छा, दूसरी बात, मैथ्स सिर्फ आप C को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये पॉसिबल नहीं है। मैथ ये परमिशन नहीं देता है। अगर आप C को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको A और B में भी 7 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो ये जो A:B:C है वो कुछ यूँ दिखेगा, 21, 35 और 28। ठीक है, और आपका C:D क्या हमारा, ये है हमारा 28 और क्या हमारा 8। 28 और क्या हमारा 8। तो अब मिक्सअप कर दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा, A:B:C:D क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 21, 35, 28:8। दैट इज योर आंसर। समटाइम्स दे आस्क लाइक दिस। ओके, ये हमारा हो गया दूसरा। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, A:B:C दे रखा है और B:C:D दे रखा है और आपसे पूछ रहा है A:B:C:D पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए B क्या कह रहा है 7, 9 और यहाँ क्या कह रहा है 14 और 18। बात जमी नहीं, क्योंकि B:C यहाँ पे 7:9 है और यहाँ पे 14:18। हाउ इज इट पॉसिबल। एक ही चीज़ 2 तरीके से कैसे रह सकती है ना। तो या तो आप इसे 14:18 कर दीजिए या फिर इसे 7:9 कर दीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस B:C को 14:18 बनाने की कोशिश करता हूँ। तो साफ साफ दिख रहा है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 14 और 18 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब A:B:C हो जाएगा मेरा 10:14:18 हो जाएगा। ठीक है, और B:C:D ये क्या है मेरा, ये तो हमारा 14:18:19 हमारा है ही है। करेक्ट। तो अब इसको मर्ज कर दीजिए, तो A:B:C:D ये क्या जाएगा 10, 14, 18 और ये 19। दैट इज योर आंसर, है ना। तो समटाइम्स ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो 10:14:18:19। ठीक है, ये हमारा। अच्छा, कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं होगी, वो बोलेंगे कि सर ऐसा, अगर सपोज करो यहाँ पे मान लो यहाँ पे 17 रहता है ना, तो वो क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट होता। क्यों? जब भी ऐसा आएगा, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो इसी फॉर्मेट में आएगा कि आप ऐसा कोई नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ताकि दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। अगर ऐसा नहीं है मतलब आप नहीं निकाल सकते, इट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। ठीक है, तो जब भी ऐसा आएगा तो कुछ ऐसा ही, आप बिल्कुल ऐसा ही नंबर के साथ वो खेला हुआ होगा, ताकि आप जैसे ही कुछ से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, ये आपकी जो है ना, ये बिल्कुल ये जो आपका चेन आपका आराम से बन जाए। कुछ ऐसा ही वो पूछेगा, चेन बन गया, फिर हमारा आंसर बड़े आराम से निकाल सकते हो। तो ऐसा कभी वो नहीं पूछेगा कि कुछ अटपटा सा रहे और कुछ बैलेंस ही नहीं हो पा रहा है। ये बात अपने दिमाग से निकाल दो, है ना। तो ऐसा वो कभी पूछेगा ही नहीं। तो ये हो गए 2 क्वेश्चन बेसिक वाले, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए लिखिए क्वेश्चन हमारा है ये क्वेश्चन है। इसे मैं पहले वो कर देता हूँ, आप इसको लिख लीजिए, मैं था इसको इरेज करूँ।
हाँ जी, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। A/B = 3:4, B/C = 5:6, C/D = 11:9। आपसे पूछ रहा है A/D पूछ रहा है, ठीक है। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 11 है। अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो हम अपने PDF से करेंगे और PDF की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी होगी। तो क्वेश्चन आप PDF से रेफर कर लेना, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखता चलूँगा और आपको पेज नंबर बतलाता चलूँगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। देखो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लोग दो तरीके से करते हैं। पहला तरीका क्या है, A/B हमारा 3:4 दे रखा है, B/C हमारा 5:6 दे रखा है, ठीक है। C/D हमारा दे रखा है 11:9। तो आपसे पूछ रहा है A/D, तो आप ऐसे फिर ऐसे है ना, फिर ऐसे और फिर ऐसे निकाल के फिर आप A/D निकाल लोगे। ये हो गया नॉर्मल तरीका जो लोग सब करते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें, देखो कभी कभी वो सिर्फ आपसे ये पूछेगा, एक्सट्रीम वैल्यू का रेशियो पूछेगा। A/D मतलब स्मॉल a स्मॉल d है ये, है ना। आपसे A/D पूछेगा तो उस केस में क्या करना होता है, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो बताइए A/B × C/D ये क्या है, इट इज़ नथिंग बट A/D, इट इज़ नथिंग बट A/D। सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, बताइए ना। अब A/B क्या है मेरा 3/4, B/C क्या है 5/6 और C/D क्या है 11/9। अब देखिए कितना आसान है ये। तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 55 और ये कितना 72, दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो जब कभी एक्सट्रीम वैल्यू का रेशियो पूछे, तो आप ये टेक्निक लगा सकते हैं ना। ये आपका क्या है, ये आपका ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और वरना एक तरीका तो हमारा था ही, A/B/C/D सबका रेशियो निकाल लें और उसमें से फिर A और D छांट लें, है ना। चलिए ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 3, थर्ड पेज का क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। देखिए मैंने पहले उन क्वेश्चंस को लिया है जिससे कि आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेस बन जाए, है ना। तो पहले 1-2 क्लास तो हम बेस बनाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स पे या फिर टफ क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। लेकिन पहले एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेस बनना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इसी तरीके से अरेंज किए गए हैं ताकि आपका एक बेस बन जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 मैं पढ़ दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आ रखा है। क्या बोलता है ₹6,200 डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स प्रोपोर्शनल टू 1/2, 1/3, 1/5 आर रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन मतलब ये बोल रहा है कि 6200 को 6200 को 3 पार्ट में बांटा है और 3 पार्ट का रेशियो क्या है 1:2, 1:3 और 1:5। ये पूछ रहा है, ये है ना। तो बोलता है बताइए इस पार्ट में कितना पैसा होगा, इस पार्ट में कितना होगा, इस पार्ट में कितना होगा, ठीक है। तो चलो मैं नाम देता हूँ, ए नाम देता हूँ, बी नाम देता हूँ, सी नाम देता हूँ। तो A/B/C क्या हो जाएगा 1/2, 1/3, 1/5। मैंने आपको कल ही समझाया था कि रेशियो ऑलवेज सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है ना। ऐसा कुछ दिखे तो पहले इसको सिंपल फॉर्म में लिखिए। तो बताइए 3, 2, 5 का एलसीएम क्या होगा 30। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 15, है ना। यहाँ पे क्या आएगा आपका 10 और यहाँ पे क्या आएगा 6, ठीक है जी। तो इनका मतलब A/B/C का जो रेशियो है वो है 15, 10, 6। इसका मतलब ये है कि अगर A को 15 यूनिट मिलता है तो B को 10 यूनिट मिलेगा और C को 6 यूनिट मिलेगा। तो आप मुझे बताइए A/B/C को टोटल कितना यूनिट मिलेगा। तो आप बोलोगे 15, 10, 25, 6, 31। मतलब हम A, B और C तीनों को मिला दें तो कितना पैसा मिल रहा है 31 यूनिट। और देखिए पूरे अर्थमेटिक में हम यही करेंगे, पूरे अर्थमेटिक में हम यही करेंगे, इसलिए इसको अच्छे समझिए, है ना। ये मैं इस तरीके से करवा रहा हूँ ताकि जो बिगनर हैं उनको भी समझ में आ जाए। वरना ये क्वेश्चन क्या है, सच क्वेश्चंस कैन बी डन ओरली, ठीक है। इसमें कुछ लिखने विखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
ये आ गया। अब बताइए ए को कितना यूनिट मिल रहा है, 15 यूनिट, बी को कितना मिल रहा है, 10 यूनिट, सी को कितना मिल रहा है, 6 यूनिट। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ ए प्लस बी प्लस सी तीनों को आपने कितना पैसा दिया, तो आप बोलोगे 31 यूनिट। हमारे अकॉर्डिंग ए प्लस बी प्लस सी में कितना पैसा बटा है, हमारे अकॉर्डिंग ए प्लस बी प्लस सी में कितना पैसा बटा है, तो आप बोलोगे 31 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में कितना पैसा बांटा गया है, 6200। अब इसको इक्वेट कर दीजिए और यही पूरे अर्थमेटिक में हम लोग करेंगे। ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है, इसलिए इसको समझिए। हमारे अकॉर्डिंग टोटल पैसा जो बांटा गया है वो है 31 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पैसा बांटा गया है वो है 6200। तो अब हम यहाँ पे इसको कंपेयर कर सकते हैं इस तरीके से। 31 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6200। 31 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6200। अगर 31 यूनिट की वैल्यू 6200 है तो एक यूनिट की कितनी होगी, आप बोलोगे 200 यूनिट। अगर एक यूनिट की वैल्यू 200 यूनिट है, ठीक है, तो बताइए आपका, सॉरी ये आपका जाएगा कितना, 200। 31 यूनिट वैल्यू कितनी है, हाँ 200, ठीक है। तो अब ये बताइए एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 200। ए को कितना यूनिट मिला है, 15 यूनिट। अगर एक यूनिट की वैल्यू 200 है तो 15 की कितनी हो जाएगी, 3000। 15 कितना हो जाएगा, 3000। अगर तो ए को कितना मिलेगा, 3000। बी को कितना मिलेगा, बी को मिलेगा 10। तो अगर एक की 200 है तो 10 की कितनी, आप बोलोगे 2000। और ये कितना, 6 कितना, 1200। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ए बी सी को जो है पैसा जो बटेगा वो इस तरीके से बटेगा। ए को मिलेगा 3000, बी को मिलेगा 2000 और सी को मिलेगा 1200। तो टोटल हमारा कितना आ गया, 6200। तो ये जो है ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन ये फाउंडेशन है बिल्कुल। ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है, ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि पूरे अर्थमेटिक में हम यही काम करेंगे। हम अपने हिसाब से कुछ निकालेंगे और कुछ क्वेश्चन में दे रखा होगा और हम उसको कंपेयर कर लेते हैं। ये कंपेयर करना आपको आ गया, आप समझ लीजिए कि आपका अर्थमेटिक में कमांड हो गया। तो इस चीज़ को अच्छे से समझिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कैसे कंपेयरिंग होता है, ठीक है। इसे हम लोग 1-2 क्वेश्चन से और समझने की कोशिश करते हैं, है ना, ताकि आपका बेस अच्छे से बन जाए। ये तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, ठीक है। और देखिए आपको आंसर मार्क करना था, तो आपको आंसर मार्क करना था, ठीक है। तो जैसे ही मेरा ऑप्शन ए का आया 3000, तो सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि फर्स्ट पार्ट क्या है, 3000, ऑप्शन ए। तो हम बी और सी नहीं निकालेंगे, हम सिर्फ 3000 को देखेंगे और ऑप्शन ए मार्क कर लेंगे। मैंने पहले ही बोल रखा है, आंसर निकालना और आंसर मार्क करना दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है, और आपको आंसर मार्क करना होता है, ना कि आंसर निकालना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पेज 3, ठीक है। क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ। बोलता है क्या, एन अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग क्यू, पी एंड आर, ठीक है, in the ratio 8:5:12. If Q and R together gets 560, then how much did P get? चलिए, कुछ पैसा था, हमें मालूम नहीं था कि कितना अमाउंट था। मान लेते हैं कोई अमाउंट था, हमें मालूम नहीं है कि कितना अमाउंट था। इसे 3 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है जी। ये क्या हमारा, ये है Q, ये है P और ये है R, ठीक है। किस रेशियो में बांटा गया है, 8:5:12। तो चलिए लिखिए, Q:P:R लिखिए, 8:5:12, ठीक है। और Q एंड R को टुगेदर कितना पैसा मिला है, 560 रुपया। कितना मिला है, 560 रुपीज़ मिला है, ठीक है। देन हाउ मच डिड P गेट, आपसे P का वैल्यू पूछ रहा है कि P को कितना मिलेगा, ये पूछ रहा है। चलिए देखिए, समझिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए QPR 8:5:12, तो हम कह सकते हैं ये जो है QPR को अगर आप जोड़ दोगे एक साथ तो कितना मिल रहा है, तो आप बोलोगे QPR को 8 5 13 25, PQR तीनों को मिला दोगे तो मैं ये बोलूँगा कि हमारे पास 25 यूनिट था। उस 25 यूनिट में से 8 मैंने Q को दे दिया, 5 P को दे दिया और 12 R को दे दिया, ये यूँ बोलोगे। अच्छा,
अब ये बताओ Q एंड R को आपने कितना दिया है, तो आप बोलोगे 8 और 12, मतलब Q एंड R को मेरे हिसाब से जो हमने लिखा है उसके हिसाब से 20 यूनिट मिला है। Q एंड R को कितना पैसा मिला है, 20 यूनिट मिला है। तो अब ये बताओ हमारे अकॉर्डिंग Q एंड R को 20 यूनिट मिला है, कितना मिला है, 20 यूनिट, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग Q एंड R को कितना मिला है, 560 रुपया। तो हम कह सकते हैं कि हमारे 20 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 560 है। अगर 20 यूनिट की वैल्यू 560 है तो एक की कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 28। तो अगर एक की 28 है तो आपसे किससे पूछा है, आपसे पूछा है P का, है ना। तो बताओ P को कितना यूनिट मिला है, 5 यूनिट। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 28 रुपया है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 140 रुपीज़, एंड दैट इज योर आंसर। I repeat, it's all about comparing. Entire arithmetic is based upon this concept, comparing. कुछ आप निकालोगे, कुछ क्वेश्चन में दे रखा होगा, दोनों को कंपेयर कर दोगे, आंसर निकल जाएगा। तो अगले कुछ क्वेश्चन से मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आपको ये कंपेयर करना सिखा पाऊँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 सेम पेज पे है, क्वेश्चन नंबर 14 पेज 3, ठीक है। क्या बोलता है, बोलता है एन अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग पी क्यू आर इन द रेशियो 5:11:23। एन अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग पी क्यू एंड आर इन द रेशियो 5:11:23। इफ आर्स share is 2800 more than combined share of P and Q. If R share is 2800 more than combined share of P and Q, then find the difference between share of R and Q. चलिए कुछ अमाउंट था, उस अमाउंट को इसने 3 लोगों में बांट दिया है, ठीक है जी, PQR में, PQR में बांट दिया है, ठीक है। और किस रेशियो में बांटा है ये भी दे रखा है, क्या दे रखा है, 5:11:23, इस रेशियो में बांट दिया, ठीक है। बोलता है आर का जो शेयर है ना, आर का जो शेयर है वो पी और क्यू के जो कंबाइंड शेयर है, आर का जो शेयर है पी और क्यू के कंबाइंड शेयर से क्या है आपका 2800 ज़्यादा है। मतलब अगर रख लो पी प्लस क्यू को 1200 मिलता है तो आर को क्या मिलेगा, 4000। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, अगर P प्लस क्यू को 3000 मिलता है तो R को कितना मिलेगा, 5800। क्या है क्वेश्चन, ये कह रहा है हमारा, ठीक है। चलिए तो बोलता है बताइए कि R और Q को जो पैसा मिला होगा उसका डिफरेंस क्या है। R और Q को जो पैसा मिला होगा उसका डिफरेंस क्या है, मतलब अगर सपोज कीजिए R को मिला 4000 और Q को मिला 3000 तो डिफरेंस कितना हो गया, 1000। तो ही हमें निकालना है कि कितना डिफरेंस आया। चलिए देखिए, आप मुझे बताइए सबसे पहले P और Q को कितना पैसा आप दे रहे हो, 5 यूनिट अगर दे रहे हो और इसको 11 यूनिट दे रहे हो, तो P प्लस Q को जो कंबाइंड आप पैसा दे रहे हो वो दे रहे हो 16 यूनिट। क्या दे रहे हो, 16 यूनिट, ठीक है। और मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं ये यूनिट क्यों बोल रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। मैं देखता हूँ मैंने कई यूट्यूबर्स को देखा है वो बड़े अजीब तरीके से इसको यूज़ करते हैं। आई विल कम टू डैट। इस पे एक एसएससी में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा था। कुछ लोग यूनिट को नज़रअंदाज कर देते हैं, वो सीधे क्या बोलेंगे, आर हमारा 5 है, आर हमारा ये पी हमारा 5 है, क्यू हमारा 11 है, आर हमारा 23 है, जो कि गलत है। ये कहना क्या गलत है, मैं उस क्वेश्चन पे भी आऊँगा, है ना। फिलहाल आप इसको समझिए, है ना। तो कहने का मतलब ये ऐसा आप कभी मत बोलिए कि पी हमारा 5 है, क्यू 11 है, आर 23 है। आप हमेशा ये बोलिए पी अगर पी आपका 5 यूनिट है तो क्यू आपका 11 यूनिट है, आर आपका 23 यूनिट है। हमेशा ये बोलिए। देखिए कहने का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, अगर दे रखा है A/B = 3:4 ऐसा दे रखा हो, तो कुछ महानुभाव क्या करते हैं, बोल देंगे A को 3 B को 4, जो कि गलत है, ठीक है। आपको क्या बोलना है, आपको ये बोलना है कि अगर A मेरा 3 यूनिट है तो B हमारा 4 यूनिट होगा, ठीक है। अगर A मेरा 3 यूनिट है तो B मेरा 4 यूनिट है। हमेशा आपको ये यूनिट वर्ड जरूर ऐड करना है।
भले जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ये यूनिट आप स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे यूनिट स्किप करना है, कहाँ पे स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो ये लोग गलती करते हैं, ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। हाँ जी, तो P प्लस Q को कितना रुपया आपने बांटा? 16 यूनिट। P प्लस Q को हमने बांट दिया 16 यूनिट। अगर मैं अब R की बात करूं तो R को आपने कितना रुपया दे रखा है? 23 यूनिट। ये दे रखा है, R को आपने क्या दे रखा है? 23 यूनिट। अब मुझे बताइए आपके अकॉर्डिंग, आपने जो हमने किया है उसके अकॉर्डिंग R को कितना यूनिट एक्स्ट्रा मिल रहा है? तो आप बोलोगे 7 यूनिट। R का जो शेयर है वो P प्लस Q के कंबाइंड शेयर से 7 ज़्यादा है। क्या है? 7 ज़्यादा है। तो आपके अकॉर्डिंग R का जो शेयर है P प्लस Q के कंबाइंड शेयर से 7 ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं हमारे 7 यूनिट की जो वैल्यू है, वो 2800 के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि R जो है 2800 ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं हमारे 7 यूनिट की वैल्यू क्या है? 2800 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 400, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई? 400 रुपया। 400 रुपया, ध्यान दीजिएगा। तो बताइए अगर मैं आपसे पूछूं P को कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे 2000, क्योंकि ये 5 है। Q कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे 4400, ठीक है। और इसको कितना मिलेगा, आप बोलोगे 9200, है ना, ये बोलोगे आप, ठीक है, फाइन। ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि P को कितना मिलेगा, Q को कितना मिलेगा, R को कितना मिलेगा। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है R और Q का डिफरेंस निकालने के लिए। तो कुछ लोग क्या करते हैं, पहले वो R का निकालेंगे लाइक दिस, फिर वो Q का निकालेंगे, फिर उसको माइनस कर देंगे। ये बेवकूफ़ी है। आपसे पूछा क्या? आपसे पूछा है R और Q का डिफरेंस निकालने के लिए। बताइए R कितना है? R को मिला है 23 यूनिट, ठीक है। और Q कितना है? 12 यूनिट। Q कितना है? 11 यूनिट। तो हम यहाँ से तो कह सकते हैं कि R और Q का जो डिफरेंस है वो है 12 यूनिट का। क्या है? 12 यूनिट का। और अगर 1 यूनिट मेरा है 400 का, तो 12 यूनिट कितने का हो जाएगा? आप बोलोगे 4800 का। तो डैट इज योर आंसर 4800। यहाँ से भी करोगे तो सेम ही आएगा, यहाँ से भी करोगे तो सेम ही आएगा, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं करना कि पहले Q का निकालो, फिर R का निकालो, फिर डिफरेंस लो। आप यहीं से क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है जी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। ओके, 14 आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव करते हैं। आप इसको लिखिए। ठीक है, चलिए, ये वही क्वेश्चन है जिसकी मैं बात कर रहा था, क्वेश्चन नंबर 29। ये है क्वेश्चन नंबर 29 पेज नंबर 7। क्वेश्चन 29 पेज नंबर 7, ये रहा क्वेश्चन आपका। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत छोटा था इसलिए मैंने लिख दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। है ना, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या बोलता है, पी क्यू आर इजक्वल टू 1:2:4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5p² प्लस q² प्लस r²। तो इसमें लोग क्या कर देंगे, इसमें कॉमन मिस्टेक क्या होता है, p को मान लेंगे 1, q को मान लेंगे 2, इसको मान लेंगे 4। तो क्या हो जाएगा 5 + 4 9, 9 + 16 25, आंसर इज 5, जो कि गलत है, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। देखिए P/Q/R क्या है मेरा, 1:2:1:4 है, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि P अगर 1 यूनिट है तो Q 2 यूनिट है, और हमारा 4 क्या होगा, 4 यूनिट होगा। तो आप इसको यूँ लिखिए, P को लिखिए 1K लिख दीजिए, है ना, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कुछ मान लीजिए। अगर P 1K तो Q क्या हो जाएगा मेरा 2K। ऑब्वियस सी बात है कि हमें देखिए P = 1 = 2, P = 1, Q = 2,
आर इज इक्वल टू 4, ये भी मान सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करेगा। जब आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी तब आप बड़े आराम से कह पाओगे कि कहाँ पे हमें यूनिट मानना है, कहाँ पे यूनिट को इग्नोर करना है। तो एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आप यूनिट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मैं उस पर भी आऊँगा कि कहाँ पे आपको इग्नोर करना है, कहाँ पे इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, पी क्यू आर 1:2:4 है, तो इसका मतलब ये होता है कि पी 1 के है, क्यू 2 के है और आर क्या है 4 के है, ठीक है। तो अब चलिए आपसे ये पूछा है तो 5p² कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तो 5p², पी हमारा क्या है के है, तो क्या हो जाएगा 5k, क्या हो जाएगा 5k², ये क्या होगा मेरा 4k², और ये क्या हो जाएगा मेरा 16k², तो कितना हो गया 25k²। तो 25k² मतलब क्या हो गया 5k, क्या हो गया 5k, और 5k क्या 5k, तो 5k के को आप क्या लिखोगे p लिख दोगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 5p, आंसर क्या हो जाएगा 5p नॉट 5। तो ध्यान रखिए कभी भी आप इसको ऐसे मत लीजिए कि p हमारा 1 है, q 2 है और r 4 है, इस तरीके से लीजिए। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि हाँ p 1 q 2 r 4, लेकिन अभी बिगिनिंग स्टेज पे ऐसे मिस्टेक्स कमिट मत कीजिए, ठीक है। अभी देखिए इस पार्ट में क्या है कि मुझे k एज्यूम करना पड़ा। अगर मुझसे पूछता बताओ p + q अपॉन q + r ये क्या होगा, अगर मुझसे ये पूछता तो देखिए, तो मैं यहाँ पे मैं यूनिट को नज़रअंदाज भी कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों, देखो q + r तो कितना से बताओ 2 + 4, ठीक है, और p + q है ना यार, तो 1 + 2, ठीक है। q + r कितना हो जाएगा 2 + 4, तो क्या हो जाएगा 3/6, मतलब क्या 1/2, क्या हो गया 1/2। मतलब जब हमने यूनिट को इग्नोर कर दिया, हमारा आंसर कितना आया 1/2। इस बार हम यूनिट को लेके चलते हैं, तो देखिए तो p कितना हमारा 1 के, q कितना है 2 के, नीचे क्या आपका ये आपका 2 के, ये क्या 4 के, तो k के क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं कहीं पे आप यूनिट को इग्नोर कर सकते हो, कहीं पे यूनिट को इग्नोर नहीं कर सकते हो। अब बात ये आती है कि कहाँ पे यूनिट को इग्नोर कर सकते हो और कहाँ पे नहीं कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि इस यूनिट का कोई मतलब नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली के क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे के अगर आप के को आप इग्नोर कर दोगे और के कहीं कुछ कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा है तो क्या गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे यूनिट कैंसिल आउट हो जा रहा है, जहाँ पे यूनिट कैंसिल आउट हो जा रहा है वहाँ पे तो आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे यूनिट कैंसिल आउट नहीं हो पा रहा है वहाँ पे आप यूनिट को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सपोज करो मैं आपसे पूछता p - q अपॉन r + q, r + p, अगर मैं आपसे ये पूछता, यहाँ पे आप यूनिट को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन अगर मैं पूछता आपसे pq अपॉन r, तो यहाँ पे आप यूनिट को इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे इसका k² हो जाएगा और नीचे k ही रहेगा, तो क्या जो आंसर है वो यूनिट पे डिपेंडेंट है। जब आपका आंसर, जब आपका कैलकुलेशन यूनिट पे डिपेंडेंट है, ठीक है, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। सिंपल सा आपको मैं समझा रहा हूँ सिंपल भाषा में। जब आपका आंसर या कैलकुलेशन यूनिट पे डिपेंडेंट है तब आप यूनिट को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस केस में जब आपका डिपेंडेंट नहीं है यूनिट पे तो आप इग्नोर कर सकते हो। अब आप बोलो कि सर कि कब हमें पता चलेगा कि उस पर डिपेंडेंट है, उस पर डिपेंडेंट नहीं है। अगेन वी विल डूइंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस, आपको खुद ब खुद आइडिया लग जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ऐसे मिस्टेक्स ना करें। कई यूट्यूबर्स आते हैं और ये ज्ञान आपको देके चले जाते हैं कि p को 1, q को 2 और r को 4, बट ये ऐसा करना सही नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये भी, कई बार एग्जाम में आ रखा है, कई बार। तो पूछता है, ये पूछता आपसे, ठीक है, ये पूछता आपसे, है ना, ये पूछता आपसे। देखिए आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे कीजिए। चलिए मैं आपको 1 मिनट, आपको मैं कुछ सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, सोचिए और करने की कोशिश कीजिए। हाँ जी, देखिए
आप अगर गौर से देखिएगा तो A/B+C है, तो यहाँ पे अगर आप बोलिएगा, देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि आप यूनिट को इग्नोर कर सकते हैं। क्यों? देखिए अगर आप यूनिट को लीजिएगा तो यहाँ पे समथिंग के आएगा और यहाँ भी समथिंग के आएगा, है ना, तो के क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आप यूनिट को इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपने यूनिट को इग्नोर कर दिया तो हम कह सकते हैं ए हमारा कितना है 1 और B+C क्या है 3, तो यहाँ से हमारा क्या आया A+B+C कितना आ गया 4, और यहाँ से A+B+C कितना आ गया 12 आ गया। बिल्कुल आप खुद सोचो, यहाँ भी A+B+C है, यहाँ भी A+B+C है, बट यहाँ पे आप 4 कह रहे हो, यहाँ पे आप 12 कह रहे हो। जब भी ऐसा सिचुएशन आए तो हमेशा इसको जो चीज़ इक्वल है वो इक्वल ही रहेगी। तो A+B+C अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 रहेगा, और अगर यहाँ 12 है तो यहाँ भी 12 रहेगा। तो या तो आप इसे 4 कर दो या इसे 12 कर दो, तो 12 करना ज़्यादा इजी है, हमें दोनों को इक्वेट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बताना, ये हो जाएगा मेरा A×B+C, क्या हो गया मेरा, ये हो गया 12, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा C/A+B, यहाँ तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी क्या हो गया हमारा 12, ठीक है, ओके सॉरी। ये और ये तो हमारा क्या है, रेशियो क्या रहेगा, रेशियो रहेगा मेरा, हमारा है 3 और 9, है ना, हमने 3 से मल्टीप्लाई किया ना। और यहाँ क्या है मेरा 5:7, ये मेरा, ठीक है जी, फाइन। अभी देखिए हमारा ए क्या है, A+B+C क्या है, A+B+C क्या है 12 है, ठीक है। अब A+B+C 12 है और ए क्या है 3, ए क्या है मेरा 3, ए क्या है मेरा 3, सी क्या है मेरा, सी देखिए सी क्या है 5, सी क्या है 5। अगर ए 3 है सी 5 है तो बी कितना हो जाएगा, बी बोलोगे 5 3 8 4 12, ये होगा मेरा, ठीक है। आपसे पूछा क्या है B/A+C, बी क्या है मेरा 4 और A+C क्या है 3 + 5 8, इनसे क्या हो जाएगा 1/2, इनसे क्या होगा मेरा 1/2। देखिए इस क्वेश्चन में जो हमारा कैलकुलेशन था वो इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट है इसीलिए मैं ए को 1 मान सकता हूँ, B+C को 3 मान सकता हूँ। अगर इंडिपेंडेंट नहीं होता तो मैं बोलता ए को 1 यूनिट बोलता, मतलब या 1 के बोलता, और B+C को 3 यूनिट बोलता या फिर 3 के बोलता, ये तरीका होता है, ठीक है। चलिए बहुत फेमस क्वेश्चन है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, ये क्या हमारा, ये हमारा A+B क्या हमारा B+C क्या है C+A, ठीक है। क्या मेरा 4:7:9, और दे रखा है A+B+C क्या दे रखा है 30, क्या दे रखा 30। तो आपसे सी पूछ रहा है, आपसे सी पूछ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 31 है, पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 31। ये हमारा गिवन है A+B इतना, B+C इतना, और A+B+C दे रखा है, तो सबसे सी पूछ रहा है, आपसे सी पूछ रहा है। देखिए अगेन देखिए आप अगर आप इन तीनों को ऐड कर दो, अगर आप इन तीनों को ऐड कर दोगे तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ A+B+C, ये क्या, और ये क्या आएगा, ये आपका आएगा 7 4 11, 11 9 20, कितना हो गया 20। मतलब क्या हो गया A+B+C क्या हो गया मेरा 10, ठीक है। देखिए हमारे अकॉर्डिंग A+B+C की वैल्यू क्या आ रही है 10 यूनिट आ रही है। हमारे अकॉर्डिंग A+B+C की वैल्यू क्या आ रही है 10 यूनिट आ रही है, लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि A+B+C कितना है 30, तो हम कह सकते हैं कि हमारे 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है 30 के बराबर। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 के बराबर, ए क्या हो जाएगी 3 के बराबर, ठीक है जी। एक हो गई हमारी 3 के बराबर, है ना। आपसे पूछा क्या है, आपसे सी पूछ रहा है, ठीक है। तो टोटल है मेरा क्या गिवन 30, टोटल क्या है मेरा 30। आपसे पूछा है सी का, तो अगर हम A+B निकाल लें,
a प्लस बी निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। तो आप बताइए a प्लस बी कितना है, a प्लस बी मेरा 4 है। तो अगर a की यूनिट की वैल्यू 3 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। तो a प्लस बी प्लस सी 30 था, जिसमें कि a प्लस बी 12 है, तो c कितना होगा, 18। एंड दैट इज योर आंसर। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना। ये सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं ताकि आप अच्छे क्वेश्चन पे इसको इम्प्लीमेंट कर पाओ। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है ये क्वेश्चन नंबर 35 है, पेज नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 35 पेज नंबर 8। क्वेश्चन आपका यूँ है, मैं आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, है ना, आपके लिए एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ मैं। बोल रहा है देयर आर ऑफिसर एंड असिस्टेंट इन एन ऑफिस। देयर आर ऑफिसर एंड असिस्टेंट इन एन ऑफिस। If 15 assistant went on leave, then every assistant has 2 officers. After that 54 officers went on leave. Now every officer has 5 assistant. Then find out how many assistant were there initially. देखिए क्वेश्चन आप रेफर कर लीजिएगा। क्वेश्चन यूँ बोल रहा है देयर आर ऑफिसर एंड असिस्टेंट इन एन ऑफिस। तो ये लिख लीजिए असिस्टेंट और ये लिख लीजिए ऑफिसर। ठीक है जी, क्या बोलता है, इफ़ 15 असिस्टेंट वेंट ऑन लीव। तो बताइए आप असिस्टेंट था, जो भी रहा होगा उसमें से 15 लोग चले गए। तो 15 लोग चले गए तो क्या बोलता है, देन एवरी असिस्टेंट हैज़ 2 ऑफिसर। तो अगर एक असिस्टेंट है तो क्या हमारा 2 ऑफिसर है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, आफ्टर दैट 54 ऑफिसर्स वेंट। तो क्या होता है, इसके बाद 54 ऑफिसर चले गए। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप एक्स वगैरह मान के चलिएगा ना तो ये आपका टाइम कंज्यूम करेगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इस तरीके से सोल्व करना सीखिए। केवल शब्दों का खेल है, शब्दों को सही से समझिए और उसको सही से लिख दीजिए, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो ऑफिसर जो थे वो कितने चले गए, 54 चले गए। तो क्या बोलता है, नाउ एवरी ऑफिसर हैज़ 5 असिस्टेंट। नाउ एवरी ऑफिसर हैज़ 5 असिस्टेंट। एवरी ऑफिसर हैज़ 5 असिस्टेंट। ठीक है जी, फाइन, ओके। तो बोलता है फाइंड आउट हाउ मेनी असिस्टेंट वेयर देयर इनिशियली। तो स्टार्टिंग में कितने असिस्टेंट थे ये आपसे पूछ रहा है। देखिए मैं क्वेश्चन को आपको जो क्वेश्चन लैंग्वेज फॉर्म में दे रखा था मैंने उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया है। क्या बोलता है, बोलता है कि असिस्टेंट जो थे जितने भी रहेंगे मालूम नहीं है, उसमें से 15 लोग चले गए। तो हर एक असिस्टेंट पे 2 ऑफिसर है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 54 ऑफिसर चले गए। तो जब 54 ऑफिसर चले गए तो क्या होता है, हर एक ऑफिसर के पास 5 असिस्टेंट रहते हैं। तो बोलता है बता दीजिए कि स्टार्टिंग में कितना असिस्टेंट रहा होगा। तो स्टार्टिंग में हमने तो मान ही लिया है, मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में अगर ऑफिसर मेरा ए यूनिट है तो जो असिस्टेंट अगर मेरा ए यूनिट है तो ऑफिसर मेरा ओ यूनिट है, ये हमने मान लिया हुआ है। अभी देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। आप ये बताइए असिस्टेंट 15 छोड़ के चला गया। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे असिस्टेंट छोड़ के चला गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे फिर मैं इस लाइन की बात करूं तो यहाँ पे ऑफिसर छोड़ के चला गया। ठीक है, ऑफिसर छोड़ के चला गया। आप मुझे बताइए क्या इस लाइन के बाद हमने असिस्टेंट के साथ कुछ भी छेड़खानी करी है? यहाँ पे असिस्टेंट छोड़ के गया, लेकिन इसके बाद क्या ना तो कोई असिस्टेंट आया है और ना कोई गया है। मतलब इस लाइन के बाद इस लाइन से, है ना, इस लाइन के बाद से असिस्टेंट के साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं करी है। लेकिन आप गौर से देखोगे तो असिस्टेंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है। जब हमने असिस्टेंट के साथ कोई छेड़खानी करी ही नहीं है तो जो नंबर यहाँ होना चाहिए था वही नंबर यहाँ भी होना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे 5 है, यहाँ पे ये 1 है, तो ये बात जमी नहीं। तो हम क्या करते हैं, हमने आपको पहले ही बता रखा है जो चीज़ सेम है वो सेम रहेगी। तो हम क्या करते हैं, या तो इसे 1 बना देते हैं या इसे 5 बना देते हैं। तो 1 को 5 बनाना ज़्यादा आसान है।
तो 1 को 5 बनाओगे तो मतलब इसे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन मैथ ये परमिशन नहीं देता है। अगर आप इसे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपने इसे भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है, जो ये लाइन है अब वो हो जाएगा 5:10। ठीक है जी, 5:10। तो अभी बताओ असिस्टेंट कितना है 5, देखो यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑफिसर कितना है, अब बताओ ऑफिसर यहाँ पे कितना है 10 और यहाँ पे कितना है 1। ऑफिसर कितना है 10 और यहाँ पे कितना है 1। तो बताओ 10 ऑफिसर था आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे और अभी सिर्फ एक ही ऑफिसर है, तो कितना ऑफिसर आपके अकॉर्डिंग गया, आपके अकॉर्डिंग कितना ऑफिसर गया, तो आप बोलोगे 9 ऑफिसर। आपके अकॉर्डिंग कितना गया 9 ऑफिसर, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना ऑफिसर गया है 54 ऑफिसर गए हैं। तो मतलब कह सकते हैं हमारे 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है 54। हमारे 9, देखो पूरा अर्थमेटिक इसी कॉन्सेप्ट पे है, इस चीज़ को समझिए, और एवरीथिंग इज ऑल अबाउट कंपेयरिंग। तो हम कह सकते हैं कि हमारे 9 यूनिट की वैल्यू 54 ऑफिसर है। अगर 9 यूनिट की वैल्यू 54 ऑफिसर है तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, एक की क्या हो जाएगी 6, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। अगर एक की वैल्यू 6 है तो बताओ, अगर एक की वैल्यू 6 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 30, 5 वैल्यू क्या होगी 30। मतलब यहाँ पे इस लाइन पे जो था वो क्या था 30 असिस्टेंट, क्या था हमारा 30 असिस्टेंट। ठीक है, अभी बताओ ये 30 असिस्टेंट हो गया। ये 30 असिस्टेंट कब आया है, जब 15 छोड़ के गए थे, जब 15 छोड़ के गए थे। तो ऑब्वियस सी बात है स्टार्टिंग में कितना रहा होगा 45, ताकि 45 में से 15 चला गया तभी तो 30 बचेगा। तो 45 - 15 कितना 30, और आंसर इज 30, सॉरी ये आंसर इज 45। तो स्टार्टिंग में जो ऑफिसर रहे होंगे वो रहे होंगे कितने 45 असिस्टेंट रहे होंगे। एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है। असिस्टेंट स्टार्टिंग में अगर ए है तो ऑफिसर क्या है ओ। हुआ यूं कि 15 असिस्टेंट छोड़ के चले गए, तो जो असिस्टेंट है वो एक असिस्टेंट पे 2 ऑफिसर का रेशियो दे रखा है। तो उसके बाद क्या हुआ 54 ऑफिसर चले गए। तो जब 54 ऑफिसर चले गए तो क्या होता है एक ऑफिसर पे 5 असिस्टेंट बन जाता है। अब मैं ये बोल रहा हूँ सिंपल सा चीज़, क्या इस लाइन के बाद आपने असिस्टेंट के साथ कुछ छेड़खानी करी है, ना तो असिस्टेंट कोई आया है ना असिस्टेंट कोई गया है। तो जब किसी चीज़ में ना आप कुछ ऐड कर रहे, जब किसी चीज़ से आप कुछ छेड़खानी नहीं कर रहे हो तो वो चीज़ तो सेम रहेगी ना। तो सिमिलरली लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 यहाँ पे 5, तो भी ये बात जमी नहीं। तो या तो आप इसे 1 कर दो या फिर इसे 5 कर दो। तो 1 को 5 करना ज़्यादा आसान है, और इसे 5 करने के लिए आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन मैथ ही अलाउ करेगा नहीं, तो हमें इन दोनों में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो गया 5, ये क्या हो गया 10। अब बताइए असिस्टेंट यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन देखिए ऑफिसर यहाँ पे 10 है और ऑफिसर यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो 10 ऑफिसर था और अब 1 ऑफिसर है। तो इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि 9 ऑफिसर जो थे वो चले गए। तो जब 9 ऑफिसर चले गए हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 54 ऑफिसर गए, तो हम कह सकते हैं हमारे 9 की वैल्यू 54 के बराबर है। तो A की वैल्यू 6 के बराबर, अगर A की वैल्यू 6 के बराबर 1 की वैल्यू, तो 5 कितनी 30। तो आप बोलोगे यहाँ पे क्या है 30 असिस्टेंट है, और क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि 15 असिस्टेंट छोड़ के गया हुआ। तो जब यहाँ पे 30 है, 30 कब आया 15 छोड़ के जाने के बाद, तो ऑब्वियस सी बात है स्टार्टिंग में वो 45 रहा होगा, इसलिए टोटल नंबर ऑफ असिस्टेंट इज 45। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है 45। तो फिर ज़्यादा हो जाएगा ना, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चंस का जो लेवल होगा ना, अब ये 2 क्लास ये मैंने बेसिक करा दिया आपका, योर बेसिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन इज कवर्ड। अब यहाँ से जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो धीरे धीरे बिल्कुल बढ़ता जाएगा। अब हमने बेसिक कवर कर लिया, अब हम धीरे धीरे लेवल को बढ़ा के उस लेवल तक मैं आपको लेके चलूँगा जिसके ऊपर आपके क्वेश्चन के आने की संभावना 0 है ना। 99.99% की गारंटी है कि क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे, और अगर आते हैं तो ये सभी के लिए आएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि क्या कहते कि मैं किसी और ने करवा दिया और मैंने वो चीज़ नहीं करवाया, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपके नोटबुक से ही आएंगे, और अगर नहीं आते हैं, ठीक
ठीक है। अगर आपके नोटबुक से नहीं आएंगे तो बाकियों के भी नोटबुक से नहीं आएंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। मैं ये गारंटी नहीं ले सकता कि क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ये कहना बेवकूफ़ी होगी कि इसी से आएंगे। हाँ, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अगर आपके नोटबुक से बाहर आएंगे तो ये रेस्ट ऑफ इंडिया जो भी जिस फैकल्टी से पढ़ रहे हैं उनके नोटबुक से भी बाहर आएगी, इस बात की पूरी गारंटी है। तो आप लोग सिर्फ चैनल पे बने रहें और जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो करते चलें। और जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो, है ना, तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।